हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें चैप्टर 5 पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का, 7th क्लास एनसीईआरटी का 5th चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव पर्यावरण, वस्ती, परिवहन एवं संचार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मानव बस्ती किसे कहते हैं। मानव बस्ती किसे कहते हैं? वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। बस्ती का मतलब क्या होता है? जहाँ लोग बसते हैं। तो वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं उसे मानव बस्ती कहते हैं। बस्ती का अगर हम इतिहास देखें तो जो पहले प्रारंभिक मानव होते थे वो कहाँ रहते थे? वृक्षों और गुफाओं में निवास करते थे। वृक्षों के नीचे, वनों, गुफाओं में अपना निवास स्थल बनाते थे। जब उन्होंने फसल उगाना प्रारंभ किया, कृषि का प्रक्रिया प्रारंभ होती है जहाँ से, तो वहां से वे लोग क्या है, अस्थाई एक स्थान पर घर बनाना आवश्यक उनके लिए हो गया। अब वे लोग अस्थाई जीवन जीने के लिए एक घर की जरूरत उन्हें हुई। व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती चली गई। अब धीरे धीरे उनके जो कार्य थे वो अस्थाई रूप में होने लगे थे। जैसे व्यापार करना, वाणिज्य, विनिर्माण का जब काम करना स्टार्ट किए तो उनका जो बस्ती भी होते थे वो परमानेंट और बड़ी होती चली गई थी। और नदी घाटी जो होती थी के निकट बस्तियां बसने लगी। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी नदी के समीप की जो बस्तियां होती है वो काफी उपजाऊ होती है, उनके लिए अनुकूल होती है। तो जो भी नदी घाटी के निकट बस्तियां बसती थी, वहां से अब धीरे धीरे वहां से धीरे धीरे सभ्यता का भी विकास स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यताएं आई हुई है वे सभी कहाँ स्थित थी? किसी न किसी नदी के किनारे पर स्थित है। जैसे आपका प्राचीन काल की सबसे पुरानी सभ्यता जो हमारी है, प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वे आपकी सिंधु नदी पर स्थित है। उसी तरह नील सभ्यता, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो नील नदी पर स्थित है। चाइना की जो सभ्यता है वो वांगसिंग नदी पे स्थित है। तो जितनी भी सभ्यताएं हुई, जो भी बस्तियां बसी, वे सभी किसी न किसी नदी किनारे पर ही स्थित थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बसाव के लिए अनुकूल दशा। अब किसी भी बस्ती को बसाने के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती है, किन किन आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है? तो जहाँ वे स्थान जहाँ भवन और बस्तियां विकसित होती है उसे क्या कहते हैं? बसाव स्थल कहते हैं। जहाँ पे हम लोग घर और बस्तियां बसाते हैं उसको बसाव स्थल कहते हैं। उसके लिए क्या क्या हमें जरूरी होती है? तो एक तो पहला है कि घर के लिए जो हम बस्ती बसाते हैं, बस्तियों के लिए क्या क्या जरूरी है? तो सबसे पहले आपका अनुकूल जलवायु होनी चाहिए। अनुकूल जलवायु, इसकी जरूरत होती है। दूसरा आपका आ जाता है जल, जहाँ पर जल की उपलब्धता हो। जल की उपलब्धता। तीसरा हो जाता है आपका भूमि। भूमि, कैसी भूमि? उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। चौथा आपका उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। ये जो चार आपका पॉइंट है, इसमें अगर हम देखें तो बिना अनुकूल जलवायु के कोई भी बस्ती, कोई भी इंसान वहां पे नहीं रह सकता है। आपकी अनुकूल ही जलवायु होनी चाहिए, तभी आपका जीवन जीवन जो है वो संभव है। दूसरा, जल के बिना आपका जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए आप जहाँ भी अस्थायी रूप से बसेंगे वहां आपको जल की उपलब्धता चाहिए, तभी आप वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका भूमि कैसा होना चाहिए? तो एक उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, ऐसी भूमि जहाँ पे आप अपने लिए घर बना सके। चौथी है आपका उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, जहाँ पे आप खेती कर सकें, अपने लिए भोजन उगा सके, भोजन भोजन के लिए फसल उगा सके।
फसल उगा सकते। फसल कहाँ उगते हैं? तो उपजाऊ जब तक मिट्टी नहीं आपको मिलेगी तो आपका फसल नहीं उग पाता है। तो इसलिए ये चार जो चीजें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्थान पे बसने के लिए। अगला हम लोग देखते हैं कि बस्ती के कितने प्रकार हैं। तो बस्तियां मेनली दो तरह की होती है, एक तो अस्थाई बस्तियां होती है और दूसरी अस्थाई बस्तियां होती है। अस्थाई बस्तियां वैसी होती है जहाँ पे मानव अस्थायी रूप से निवास करते हैं, परमानेंट जहाँ पे आके लोग रहना स्टार्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अस्थाई बस्तियां कहते हैं। अस्थाई बस्तियां कब से स्टार्ट हुई? जब से मानव कृषि करना स्टार्ट किया। कृषि के लिए आपको वहां रहना जरूरी था, समय समय पर उस फसल की देखभाल करना पड़ता था। लोग उस फसल की देखभाल करने के लिए, चाहे पूरे साल उसके प्रोसेस करने के लिए आपको वहां पे रहना पड़ता था। अब जीवन क्या हो गया? क्योंकि आपके भोजन के लिए अन्न उपजना स्टार्ट हो जाता है। अब आप एक जगह से दूसरे जगह पे, और फसल के लिए आपको उपजाऊ जगह होगा ही, जहाँ पे अनुकूल जलवायु होगी, जहाँ पे जल की उपलब्धता होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी, वहीं पे जाके आपका फसल उगना स्टार्ट होता है। तो इस तरह से आपके लिए अनुकूल स्थान हो जाता है, इसलिए आप वहाँ पे अस्थायी रूप से बसना स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो होता है अस्थायी बस्तियां। ये वैसी बस्तियां होती है जहाँ पे लोग परमानेंट नहीं रह सकते हैं। वहां पे आदमी कुछ समय के लिए ही अपनी बस्तियां बसा सकते हैं। जैसे कौन कौन से स्थान है? आपका जो घना जंगल होता है, गर्म या ठंडा, जो रेगिस्तान के लोग होते हैं, पर्वत के पे निवास करने वाले लोग होते हैं, वे क्या है? अस्थायी बस्तियां बसाते हैं, क्योंकि वे मौसम के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से जगह को बदलते रहते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? ऋतु प्रवास का मतलब होता है कि लोगों के मौसम के हिसाब से आवागमन। जब लोग मौसम के हिसाब से जगह बदलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशुपालन करते थे, जो पशुपालक लोग होते थे, पशुपालक समाज के लोग क्या करते थे? ऋतु प्रवास करते थे। ऋतु प्रवास मेनली उन्हीं के लिए आता है। ये क्यों इनको ऋतु प्रवास कहा जाता है? क्योंकि ये मौसम के हिसाब से अपना, मौसम के साथ साथ अपना जगह बदलते थे, मौसम के साथ अपना स्थान बदलते थे। ये मौसम के हिसाब से अपना जगह क्यों बदलते थे? क्योंकि ये जो पशुपालक वर्ग के लोग होते थे, ये पशुओं को पालते थे, और पशुओं के लिए चारागाह भूमि की जरूरत होती थी। चारागाह की जरूरत होती थी। उसी के खोज में, इस चारागाह की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग गमन करते थे। स्थान पे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। तो ऋतु प्रवास जहां भी हम लोग देखते हैं, तो उसका मतलब होता है, ऋतु का मतलब मौसम होता है। तो मौसम के हिसाब से जब लोग आवागमन करते हैं, अपना जगह बदलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। ये ऋतु प्रवास करने वाले कौन लोग होते हैं? जो पशुपालक वर्ग के लोग होते थे, जो पशुपालक होते थे, जिनके पास, ये किसान वर्ग के लोग नहीं होते थे, क्योंकि जब से लोग खेती करना, कृषि करना, उगाना शुरू किया, तब से उनकी जिंदगी क्या हो गई? अस्थाई होती चली गई। क्योंकि फसल के लिए आपको सारे चीज अनुकूल, उसके हिसाब से अनुकूल होना चाहिए, तभी जाके फसल पैदा होती है। तो फसल जब से मनुष्य फसल उगाना स्टार्ट किया, तब से उनकी जिंदगी कैसी हो गई? अस्थाई जिंदगी जीना स्टार्ट किए, क्योंकि फसल के लिए उनको अनुकूल जलवायु मिला, जहाँ पे जहाँ पे उनका पानी की उपलब्धता हुई, भूमि उपजाऊ मिला, अनुकूल भूमि मिली,
उस जगह पे ही मानव अपना फसल उगाना स्टार्ट किया। जहाँ पे ये सारी चीजें अनुकूल मिलेगी वहीं पे जाके वे लोग अस्थायी जीवन भी जीना स्टार्ट किए। लेकिन जब हम ऋतु प्रवास की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि लोग मौसम के हिसाब से अपने जगह चेंज करते रहते हैं, क्योंकि वहां पे एक जैसा मौसम नहीं मिलता था। जिसके कारण क्या होता था, उनके अनुकूल जलवायु नहीं होती थी। ये लोग वैसे लोग होते थे जिनके पास पशु होते थे, पशुओं को पालते थे। उसके लिए उनको चारागाह चाहिए, उनको पानी चाहिए। उसकी तलाश में ये लोग एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते थे। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। वर्तमान में जो मानव बस्तियां का रूप देखा जाए तो दो प्रकार की होती है, एक तो ग्रामीण बस्तियां होती है और दूसरा आपका शहरी बस्ती होती है। तो ग्रामीण बस्ती किसको कहते हैं और शहरी बस्ती किसको कहते हैं? जो ग्रामीण बस्ती होती थी वो सघन और प्रकीर्ण हो सकती थी। सघन का मतलब, सघन किसको कहते हैं, जो घना होता है, जहाँ कम जगह में ज्यादा, कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं, ज्यादा लोग निवास करते हैं। दूसरा आ जाता है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण किसको कहते हैं, जो खुला खुला होता है, खुला खुला जो होता है उसको प्रकीर्ण कहते हैं। अब इस तरह से देखें तो सघन बस्ती जहाँ पे घर जो होती थी कैसी होती थी, बहुत सटा सटा घर होता था, तो कम जगह में बहुत सारे घर बनाए जाते थे। प्रकीर्ण बस्तियां वैसी होती थी जहाँ पे लोग के घर जो होते थे वो दूर दूर व्यापक क्षेत्रों में फैला होता था। शहरी क्षेत्र की बात करें तो नगर छोटी व शहर बड़ी बस्तियां होती थी, जहाँ लोग कौन कौन से कार्य। दूसरा शहरी बस्ती, जहाँ पे लोग व्यापार करते थे शहरी बस्ती में। शहरी बस्ती में लोगों का क्या क्या कार्य था, लोग निर्माण कार्य से जुड़े होते थे, निर्माण कार्य करते थे, व्यापार का काम करते थे, सेवा क्षेत्र में होते थे, इन क्षेत्रों से जुड़े होते थे, इन तीन चीजों से जुड़े होते थे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ के लोग क्या करते थे, ग्रामीण बस्तियों में लोगों का कार्य क्या था, लोग मेनली कृषि कार्य से जुड़े होते थे, कृषि कार्य करते थे। दूसरा आपका हो जाता है मत्स्य पालन, मछली का पालन करते थे, वानिकी का काम करते थे, दस्तकारी और पशुपालन का काम करते थे। ये सब चीजें ग्रामीण क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। तो ये दो अंतर वाले बस्तियां हमें देखने को मिलता है। अगला जो हम लोग देखेंगे वो है आपका परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका परिवहन। परिवहन किसे कहते हैं, जब यात्रियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। एक साधन, परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? साधन मतलब माध्यम भी कह सकते हैं इसको। किन किन माध्यमों से लोग परिवहन करते थे एक स्थान से, परिवहन परिवहन का मतलब क्या होता है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। लोग और वस्तुओं को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। परिवहन किन किन माध्यमों से हम लोग करते हैं, तो मुख्यतः चार साधन है। जो माध्यम है वो हमारा चार है। पहला आपका सड़क है, दूसरा रेल मार्ग है, तीसरा जल मार्ग और वायु मार्ग। ये चार मार्गों के द्वारा हम लोग परिवहन करते हैं। तो जो पहला हमारा है वो है क्या है, सड़क मार्ग। सड़क मार्ग जो है वो विश्व, भारत का अगर देखा जाए तो भारत विश्व में सड़क के नेटवर्क के आधार पर दूसरे स्थान पर है। सबसे दूसरे स्थान पर भारत का नाम आता है क्योंकि भारत में सड़कों का जाल बिछा हुआ है।
कम दूरी की यातायात के सबसे अधिक उपयोगी मार्ग सड़क मार्ग को ही माना जाता है, कि कम दूरी का हम कम दूरी का हम सबसे अधिक उपयोगी मार्ग हमारे लिए सड़क मार्ग होता है। भारत में जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है? एनएच आपका NH 44 है, इसको राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है वो सबसे लंबी है। ये कहाँ से, इसको उत्तर दक्षिण का गलियारा भी कहते हैं, उत्तर दक्षिण का गलियारा कहा जाता है। विकास जिसकी लंबाई कितना है? 3745 किलोमीटर लंबा है। ये पूरा उत्तर से लेके दक्षिण तक फैला हुआ है। अगला हम लोग देखते हैं कि भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के सड़क हैं। कौन कौन से सड़क हैं? तो वो आपका आ जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग, NH, राज्य मार्ग, जिला सड़क और ग्रामीण सड़क। इन ये 4 तरह के सड़क पाए जाते हैं। जो सबसे छोटा राजमार्ग है उसका वो कौन सा है? तो नेशनल हाईवे आपका 47A है। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है आपका। सबसे लंबा कौन सा है? तो वो NH 44 है। दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है कि हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग है, जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्गों में से एक है, मनाली लेह मार्ग। ये सबसे ऊंची है, विश्व की सबसे ऊंची है, विश्व की सबसे ऊंची है, ऊंची मार्ग है। सड़क मार्ग में ये सबसे ऊंची मार्ग है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भूमिगत सड़क किसे कहते हैं। भूमिगत सड़क का मतलब होता है शब्द। जो भूमिगत सड़क के नीचे जो मार्ग बनाई जाती है उसके अंदर अंडरग्राउंड, तो उसको हम क्या कहते हैं? सबवे कहते हैं। दूसरा जो हमारा साधन है वो क्या है? रेल मार्ग। रेल मार्ग में हम देखते हैं कि जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कहाँ से कहाँ तक है? वो रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से लेके प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक फैला हुआ है। तो ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि सबसे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग द्वारा हम क्या करते हैं कि तीव्रता से एक कम खर्च में लंबी दूरी को तय करते हैं। तो इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन माना जाता है रेल मार्ग को, क्योंकि हम लंबी दूरी भी और कम समय में तय कर लेते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 1853 में की गई थी। कहाँ से कहाँ तक रेल की जाल बिछाई गई थी? तो वो आपका है बॉम्बे से लेके ठाणे तक 34 किलोमीटर की यात्रा शुरू की गई थी। अगला जो हमारा मार्ग है वो है आपका जल मार्ग है। जल मार्ग मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अंतर्देशीय जलमार्ग, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग किसे कहते हैं? अंतर्देशीय जलमार्ग वे होती है जो एक देश की सीमा के भीतर ही के अंतर्गत ही जो नदियां होती हैं या झीलों का उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किया जाता है, तो उसे अंतर्देशीय कहते हैं। एक देश के भीतर ही जो हम नदी और झीलों का उपयोग करते हैं यातायात के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्देशीय जलमार्ग कहते हैं। जो आपका अंतरराष्ट्रीय, जैसे आपका एग्जाम्पल देखें तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो तंत्र है वो अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय जो जलमार्ग है वो हमारा है समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग। यहाँ हम समुद्री और महासागरों का उपयोग करते हैं सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। महासागरों का इस्तेमाल करते हैं एक देश के से दूसरे देश में पहुंच जाने के लिए करते हैं। भारत में जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है? सबसे बड़ा अगर पूछा जाए भारत का तो वो आपका बॉम्बे है। सबसे बड़ा बंदरगाह
बॉम्बे है। मुंबई है। और सबसे गहरा, सबसे गहरा कौन सा है? गहरा बंदरगाह आपका विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम है। चौथा जो आपका है साधन, वो है आपका वायु मार्ग। चौथा है आपका वायु मार्ग। वायु मार्ग परिवहन का सबसे तीव्र माध्यम माध्यम माना जाता है। ये आपके एग्जाम में हर बार एक तरह से पूछ लिया जाता है, सबसे तीव्रतम माध्यम कौन सा है, तो परिवहन का वो है आपका वायु मार्ग। और सबसे महंगा कौन सा है? तीव्र और महंगा भी है, महंगा मार्ग माना जाता है। भारत में वायु मार्ग की शुरुआत 1910 के दशक में हुई थी। भारत में ही कोचीन एक वायुपतन है, एयरपोर्ट है, वो विश्व का सबसे पहला सौर ऊर्जा पर आधारित वायुपतन है। सोलर पैनल से चलाया जाता है, वो है आपका कोचीन का वायुपतन एयरपोर्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संचार किसे कहते हैं। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया होती है। संचार के माध्यम से हम अपनी सूचना को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसको संचार कहते हैं। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों का विकास कर लिया है। समाचार, रेडियो और टेलीविजन कैसी है, इसके द्वारा हम बड़ी संख्याओं में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जनसंपर्क माध्यम कहा जाता है। इसके द्वारा लोग एक दूसरे से के साथ अपना संचार साधन संचार कर सकते हैं। इंटरनेट जो है वो सबसे तीव्र संचार का माध्यम माना गया है। तो ये हम लोग का फिफ्थ चैप्टर था, जो कि कंप्लीट होता है। अब दो चैप्टर और रह गए हैं, जिसको अब हम एक एक वीडियो में करके उसको भी कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसको मैं हाईलाइट भी कर दी हूँ इम्पोर्टेंट लिख के, उसको आपको ध्यान में रखना है। वो आपके एग्जाम में हमेशा पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए उसको ध्यान में रखना है। तो चलिए, ये वीडियो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।